गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा रिवीजन लेक्चर है इट इज़ फॉर द सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम, दैट इज़ 2170901 इज़ द सब्जेक्ट कोड। ओके, सो वी विल गो चैप्टर वाइज और मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जो जीटीयू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें हर एक चैप्टर में अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 क्वेश्चंस ऐसे एनालिसिस किए गए हैं जो रिपीटेडली पूछे गए हैं और वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। सो कमिंग टू द चैप्टर नंबर 1, जिसमें पहला क्वेश्चन है स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ इंटरकनेक्शन इन पावर सिस्टम। अब ये क्वेश्चन में हम ये भी बोल सकते हैं कि स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ओके, बोथ। तो इस क्वेश्चन को वैसे ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है जिसमें आपको बताना है कौन कौन से इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस है, जैसे कि रिड्यूस प्लांट रिजर्व कैपेसिटी है, एक्सचेंज ऑफ पीक लोड है, रिड्यूस द कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ओके, सो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। द सेकेंड वन इज एक्सप्लेन द कैस्केड ट्रिपिंग। ओके, कैस्केड ट्रिपिंग कैसे होता है, उसका पूरा मैकेनिज्म दैट यू हैव टू एक्सप्लेन इन दिस। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ आइलैंडिंग। आइलैंडिंग कैसे होता है और उसके बाद आप वापस कैसे उस सिस्टम को स्मूथली रन कर सकते हैं वंस the cascade tripping has taken place. Okay, so the next concept is about the islanding. Now the fourth question is on explain the automatic load dispatch center. Okay, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना होगा कौन कौन से ऑटोमेटिक लोड डिस्पैच है पावर सिस्टम में। आपको ये भी एक्सप्लेन करना होगा कि कौन कौन से वेरियस लोड डिस्पैच सेंटर हैं, उनका क्या वर्किंग है, वो क्या क्या मॉनिटरिंग करते हैं और उनके अंडर कौन कौन सी चीज़ें सर्वेलेंस करने में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर एंड एरिया लोड डिस्पैच सेंटर। तो आपको इसका पूरा हियरार्की जो है, हियरार्कियल अरेंजमेंट है, वो इसमें एक्सप्लेन करना होगा। Then is explain power generation scenario in Gujarat from fuel used in power generation point of view. Okay, so इस केस में आपको एक्सप्लेन करना होगा कि कौन कौन से रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस का यूज़ कर रहे हैं हम टिपिकली एंड स्पेशली इन द स्टेट ऑफ गुजरात, और हम किस तरीके से टोटल अमाउंट ऑफ पावर को जनरेट कर रहे हैं। सो दैट यू हैव टू मेंशन इन अ टेबल फॉर्म, जिसमें आपको पता है कौन कौन से रिन्यूएबल सोर्सेज होंगे, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होंगे, plus you have to also mention the various sectors, that is private or government, okay, or semi government, so that you have to explain in this scenario, generation scenario. Okay, so this was all about chapter number 1. Coming to the second chapter, that is chapter number 2, the first question is explain the graph theory with an example. आपको इसमें जो ग्राफ थ्योरी है उसे एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। ओके, फिर उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे ग्राफ थ्योरी है, आपको पता है उसमें कि हम टोपोलॉजी ड्रॉ करते हैं किसी भी नेटवर्क का, तो उसमें कौन सा ट्री है, कौन सा को ट्री है, दैट यू ऑल्सो यू हैव टू एक्सप्लेन। सो दिस इज जनरली आस्क्ड फॉर 4 marks एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम GTU पेपर्स ओनली। ओके, द सेकेंड इज एक्सप्लेन द प्रिमिटिव नेटवर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 में जो फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। सो प्रिमिटिव नेटवर्क क्या है वो आपको समझाना है एंड ऑल्सो यू हैव टू एक्सप्लेन वाई बस इंसिडेंस मैट्रिक्स जो हमारा है इज अ स्पार्स मैट्रिक्स। ओके, ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। थर्ड वन इज लिस्ट एंड एक्सप्लेन वेरियस वाई बस फॉर्मेशन मेथड। अब वाई बस फॉर्मेशन मेथड है तो आपका उसको अल्गोरिदम भी आपको आना चाहिए। सो आपको अल्गोरिदम भी वाई बस फॉर्मेशन मेथड का आना चाहिए, सो दैट यू हैव टू प्रिपेयर। ओके, एंड द फिफ्थ वन इज एक्सप्लेन द अल्गोरिदम फॉर जेड बस फॉर्मेशन। अब जैसे हमने वाई बस फॉर्मेशन का अल्गोरिदम बनाया, वैसे ही आपको जेड बस फॉर्मेशन का भी अल्गोरिदम आना चाहिए, विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लेक्चर्स। एंड उसके बाद जो जेड बस फॉर्मेशन है उसमें आपको पता होगा तो टोटल 4 टाइप्स के मॉडिफिकेशंस हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। सो जनरली वो क्वेश्चंस में GTU पेपर में वो कोई भी 2 टाइप्स के मॉडिफिकेशंस पूछते हैं, वो जनरली मेंशन करते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 या टाइप 3 एंड टाइप 4, एंड समटाइम्स दे मे आस्क टाइप 1 एंड टाइप 4। सो आपको चारों के चारों टाइप्स पढ़ने हैं और आपको उसको क्लासीफाई करना है, और जो 2 क्लासिफिकेशंस या मॉडिफिकेशंस आपको पूछे हैं आपको उन दोनों के लिए ही
न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या फिर अल्गोरिदम लिखना है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनालिसिस फॉर द सेकेंड चैप्टर ऑन पावर सिस्टम मैट्रिसेस. द थर्ड वन इज लोड फ्लो एनालिसिस. अब लोड फ्लो एनालिसिस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें पहला है एक्सप्लेन द स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशन. ओके, स्टैटिक लोड फ्लो क्या है और उसका क्या इक्वेशन है वो आपको इसमें फाइंड करना होगा. देन इज एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बसेस. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस जो हमारे हैं, PQ बस है, PV बस है, स्लैक बसेस है. सो दैट यू हैव टू एक्सप्लेन इन टाइप्स ऑफ बसेस एंड विच इज जनरली आस्क्ड फॉर 4 marks. Then is explain NR method, that is Newton-Raphson method in power system. पावर सिस्टम में आपको न्यूटन रैफ्सन मेथड को एक्सप्लेन करना है और आपको बताना है उसका अल्गोरिदम भी. ओके, सो वॉट एवर मेथड आई एम एक्सप्लेनिंग यू, बाय डिफॉल्ट यू शुड ऑल्सो स्टडी अबाउट इट्स अल्गोरिदम एंड हाउ टू सॉल्व फॉर द सेम. देन एक कम्स द एल्गोरिदम फॉर GS मेथड. उसके बाद आता है कि GS मेथड है, आप उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, और उसका अल्गोरिदम क्या होगा. So GS method and NR method are the two most important topic from GTO examination point of view. Okay, then is question number 5th जिसमें है explain decoupled and fast decoupled method with flow chart. अब अगर आप इसमें explain कर रहे हैं decoupled method को भी और fast decoupled method को भी, पर उसके साथ हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि उसका flow chart भी ड्रॉ करिए. ओके, क्योंकि जनरली जो स्टूडेंट्स हैं दे ओनली प्रिपेयर फॉर डिकपल्ड एंड फास्ट डिकपल्ड मेथड, जनरली गिवन इन एग्जाम एज FDLF. ओके, मेथड. तो उस केस में आपको फ्लो चार्ट भी अपना याद रखना है. यू हैव टू प्रिपेयर फ्लो चार्ट वेरी वेल. ओके, एंड जो लास्ट क्वेश्चन है लोड फ्लो एनालिसिस का, उसमें है कि आपको कंपेयर करना है अलग अलग लोड फ्लो मेथड्स को, जैसे कि NR मेथड हो गया, GS मेथड हो गया. तो इन सब मेथड को, या डिकपल्ड मेथड है, FDLF मेथड है, इन सबको आपको लास्ट में कंपेयर करना है. अब वो कंपैरिजन हो सकता है कि इट इज़ मेंशन्ड इन योर एग्जाम दैट कंपेयर एनी 4 points फॉर द डिफरेंट 4 मेथड्स. ठीक है, सो इट डिपेंड्स, बट यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एटलीस्ट 5 to 6 points ऑफ कंपेरिजन. ओके, सो विद दिस चैप्टर नंबर 3 ऑल्सो गेट्स ओवर. नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 4. इन चैप्टर नंबर 4 वी हैव इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम. इकोनॉमिक ऑपरेशन कैसे हम पावर सिस्टम का कंटिन्यूस कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं. तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि आपको एक्सप्लेन करना है इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट. ओके, एंड आपको पेनाल्टी फैक्टर with its equation you have to find. Second is you have to explain what is unit commitment in detail. Okay, unit commitment क्या है आपको उसे डिटेल में एक्सप्लेन करना है. थर्ड वन इज व्हाट इज इनपुट आउटपुट कर्व एंड हीट रन कर्व. ये दोनों अलग कर्व है. तो इनपुट आउटपुट कर्व क्या है और हीट रन कर्व क्या है जनरेटिंग यूनिट में, उसको प्रॉपर लेबलिंग के साथ आपको समझाना है. एंड द फोर्थ वन इज डिराइव द इक्वेशन फॉर B कोएफिशिएंट which we have done in the lectures. The fifth question, and this question is asked repeatedly, that is establish a condition for optimal load dispatch with consideration of the transmission line. कि हम ऑप्टिमल आउटपुट कब हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी पावर सिस्टम में, वो कौन सी कंडीशन होगी. ओके, सो दैट यू हैव टू फाइंड आउट. सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड रिपीटेडली. And fifth question is explain Cron's method for calculation of loss coefficients. Okay, आपको Cron's method के help से loss coefficient की value find करनी है. So that is your question number 5. So this with this our chapter number 4 also gets over. Okay, this was the analysis. Now chapter number 5. Let us discuss the analysis for chapter number 5 for GTO examination. सबसे पहला है कि आपको important what explain the importance of voltage control. पहले तो कि voltage control का importance क्या है और कौन कौन से different methods हैं power system में जिससे आप उसको control कर सकते हैं. Second है, क्योंकि इस chapter का नाम है frequency and voltage control method, तो second है आपको explain करना है importance of frequency control in power system. Okay, power system में आप frequency को कैसे control कर सकते हैं. थर्ड है आपको डिफरेंस बताना है कि फ्लैट फ्रीक्वेंसी एंड सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के बीच. ओके, सो दैट इज द थर्ड क्वेश्चन. ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बीन एनालाइज्ड एंड प्रॉपरली सीन
and I have covered almost all the papers of all the given years, and I have analyzed these questions. So kindly do concentrate on each and every question. It is very important. Okay. So similarly, say question number 4 is speed governing mechanism for frequency control. अगर अब आपको frequency control करना है तो आपको कौन सा mechanism explain करना है उसके लिए speed governing. So all these questions have been asked, okay, in the past. Now question number 5 is explain fully selective frequency control methods. Okay, आपको क्या explain करना है? Fully selective frequency control method पर used for what? Controlling frequency in single and two area power system. Single and two area power system के लिए. Okay. Then is question number 6, that is draw and explain the block diagram for AGC. AGC के लिए automatic generation control के लिए आपको एक block diagram बनाना भी है और explain भी करना है. So this is very important from chapter number 5 point of view. Okay. Now the last chapter is your chapter number 6, that is on power system stability. Okay. Now what is the power system stability? Power system stability क्या है? एंड आपको क्लासीफाई करना है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी को और आपको डिस्कस करना है उसके अलग अलग मेथड्स को. ठीक है. सो दैट इज योर चैप्टर नंबर 6. पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में बेसिकली आपको पता है कि एक आपको एक्सप्लेन करना रहता है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एंड वन यू हैव टू एक्सप्लेन द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी. ये दोनों आपको आना चाहिए. तो आपको वो मेथड्स भी पता होने चाहिए जिससे आप स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एंड ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को इम्प्रूव भी कर सकें. ओके. सो व्हाट इज पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, क्लासीफाई पावर सिस्टम स्टेबिलिटी एंड व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू इम्प्रूव ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 3 इज आपको एक्सप्लेन करना है पॉइंट बाय पॉइंट मेथड ऑफ स्टेबिलिटी पर ब्रीफ में. तो ये 4 मार्क्स का हो सकता है जब आप इसमें पॉइंट बाय पॉइंट मेथड को एक्सप्लेन करेंगे. ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया गया है. ओके. देन इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज एक्सप्लेन इक्वल एरिया क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी. इक्वल एरिया क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी जो है आपको वो एक्सप्लेन करना है. एंड आपको व्हाट इज क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल. ओके. क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल क्या है वो भी आपको इसमें एक्सप्लेन करना है. दैट इज गिवन इन द क्वेश्चंस. नाउ the 6th one is explain power angle curve of synchronous machine. अब हमने क्योंकि now I know what is power angle curve, तो अब मुझे power angle curve किसके लिए explain करना है? I have to explain it for synchronous machines. Okay, synchronous machine के लिए मुझे वो explain करना है. And the 7th question is explain the step by step method of solving swing equation stating clearly the assumptions. ओके. तो अब आपको स्विंग इक्वेशन एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप मेथड से. सो दिस इज ऑल अबाउट योर पावर सिस्टम स्टेबिलिटी क्वेश्चंस. ओके. तो जैसा कि आपने देख लिया है कि वी हैव ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस इन एवरी चैप्टर इन दिस रिवीजन लेक्चर ऑफ आवर्स. ओके. जस्ट टू इन्फॉर्म यू ऑल, आई एम सेंडिंग द लेक्चर नोट्स ऑफ all of the chapters, okay, in your email IDs, in your registered email IDs. But for any doubts you can consult me, you can ask me anytime. Okay. Just make sure that you cover all these questions and you will score very very good marks if you cover all the questions properly. Okay. So I will repeat this again. Kindly write the theoretical portion. Okay, but do not forget to derive the equations wherever required properly. Okay, draw neat and clean diagrams so that you get proper marks, and do not forget to mention, okay, question number properly. So these are some of the tips to score good marks in any subject. Okay. So with this I would like to conclude my revision lecture here, and I would request you all to kindly go through all the questions, and if you have any doubt you can ask me anytime. Okay. Thank you everyone. All the best for your examination.